हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर लता अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम बीए पार्ट थर्ड जी के पेपर 1 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 1742-1956 के यूनिट 2 का पहला टॉपिक था अपराइजिंग ऑफ 1857 और दूसरा टॉपिक है रेवेन्यू सेटलमेंट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन पीजेंट्री। इसके पूर्व में आपके एक वो है एक चैप्टर, एक अध्याय और होगा जो जिसका इम्पैक्ट ही ये है, पैरामाउंटेंसी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया फ्रॉम 1856 टू 1947। उसका तात्पर्य ये है कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए किस प्रकार उसने प्रयास शुरू कर दिए और 14 अगस्त तक वो किस प्रकार अपने प्रयासों में सफल रही संपूर्ण भारत को एक इकाई में बांधने के लिए। बच्चों, हम देखते हैं कि एक इकाई में बांधने के लिए सबसे पहले प्रयास अकबर ने किए। अकबर के पूर्व भारत बहुत छोटे छोटे भागों में विभक्त था और उनके अपने अपने शासक प्रशासक थे। इस कारण इस एक इकाई को बांधने का प्रयास ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया और जिसको 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में लेकर के संपूर्ण भारत पर एकाधिकार रूप में शासन किया। अब उसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? क्या राजनीतिक सत्ता स्थापित कर देना ही सब कुछ नहीं है? सब कुछ है नहीं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से या व्यवस्थित करना या चलाना। उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए ग्रामीण जो यहाँ की वैदिक ग्रामीण संस्कृति है उस संस्कृति को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना अनिवार्य था। हालांकि हम जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए यहाँ पर आई थी और व्यापार के माध्यम से ही वह राजनीतिक सत्ता स्थापित कर सकी, क्योंकि उनको यहाँ की परिस्थितियाँ उनके अनुकूल प्रतीत हुई और उसी प्रकार उन्होंने अपनी पॉलिसी डिवाइड एंड रूल के माध्यम से अपने सफलता प्राप्त की। अब आगे उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में लगान वसूली के लिए या अर्थव्यवस्था को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, उन्नत बनाने के लिए, अपने हित के लिए उन्होंने क्या उपाय किए वही आज हम पढ़ेंगे। और उसके अंतर्गत उनका जो रेवेन्यू सेटलमेंट था और पीजेंट्री के प्रति उनका जो रेवेन्यू सेटलमेंट का इम्पैक्ट पड़ा वो हम उसका अध्ययन करेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो एक आर्मी जनरल थे, उन्होंने 1753 से लेकर 1762 तक आए और फिर बाद में 1762 के बाद में पुनः एक बार आकर उन्होंने 92 तक जो रेवेन्यू सेटलमेंट या भूमि संबंधी सुधार किए उनका हम उल्लेख करेंगे। प्रारंभ में भूमि की उर्वरता नष्ट होती गई थी, किसान शोषण की चक्की में पिसता जा रहा था। 1786 में सर जॉन शॉन ने नई व्यवस्था करके लगान की व्यवस्था को विकेंद्रित करने का प्रयास किया। इस नवीन व्यवस्था के अंतर्गत लगान वसूली का कार्य जिलों के कलेक्टर जो रेवेन्यू वसूल करते हैं, कलेक्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कलेक्टर के हाथों में चला गया और बंगाल प्रांत को कई छोटे छोटे जिलों में विभक्त कर दिया। पर रेवेन्यू सेटलमेंट या रेवेन्यू वसूली का जो उनका उद्देश्य था वह सफल नहीं हो पाया। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत आदेश दिया गया कि बंगाल में भूमि कर संबंधी स्थायी नियम बना दिए जाएं। कॉर्नवालिस ने नियुक्ति कंपनी के संचालकों ने बड़ी सूझबूझ के साथ उसको क्योंकि वह एक किसान जमींदार का बेटा था, उसको रेवेन्यू का अच्छा ज्ञान था, लगान कैसे कब कितना दिया जाना चाहिए, प्रकृति पे कितनी भूमि निर्भर है, किसान कितना शोषित होता है, इसलिए उसने संचालकों ने कॉर्नवालिस को आदेश दिया कि इस व्यवस्था को आप सुधारें। कॉर्नवालिस ने भारत के 1789 में जब कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर भारत आया तो उसने स्वयं अपनी डायरी में लिखा, भारत का 1/3 भाग जंगल के सदृश है और जिसमें जंगली जानवर रहते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स के पंचसाला बंदोबस्त
और सर जॉन शोर के विकेंद्रित राजस्व व्यवस्था से भी न तो लगान वसूली से कोई लाभ हुआ और न ही किसानों को जमींदार के शोषण से कोई लाभ मिल सका। पी.ई. रॉबर्ट लिखते हैं, कॉर्नवालिस ने इस उद्देश्य से व्यापार को ध्वस्त होते देखा, प्रजा तथा जमींदारों को दरिद्रता में डूबते देखा। केवल ऋणदाता या जमींदार जागीरदार ही आर्थिक स्थिति में समृद्ध और उन्नत थे। इस कारण 1793 में उसने अपनी भू राजस्व नीति की घोषणा की, जो भारतीय इतिहास में परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जानी गई। रणजीत सिंह गुहा ने उनकी जो एक पुस्तक है अ रूल ऑफ प्रॉपर्टी फॉर बंगाल में कहा, इस व्यवस्था का आधार इंग्लैंड में प्रचलित वाणिज्यवादी आर्थिक विचारधारा तथा फ्रांस में फिजियोक्रेटिक विचारधारा के संगम के रूप में देखा जा सकता है, जो निजी संपत्ति के सिद्धांतों पर जोर देते हैं। पी. रॉबर्ट आगे यह भी कहता है, गुहा भी कहता है कि वह आर्थिक घाटे का सौदा क्यों करेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब यहाँ पर व्यापार शुरू किया तो उसका उद्देश्य आर्थिक घाटे का सौदा नहीं था, इसलिए उन्होंने वही कार्य किया जो उनके हित में सर्वोपरि था। स्थायी बंदोबस्त से तात्पर्य जमींदार की भूमि का स्वामी मान लिया गया, परंतु ये वर्ष के अंत में निर्धारित समय में निर्धारित रुपया नहीं देने पर जमीन उससे छीन लेना और नीलाम कर देना, ये उनकी व्यवस्था के अंतर्गत था। उनका उद्देश्य अधिकतम राजस्व प्राप्ति करना था। कंपनी की सरकार इस निर्धारित रकम में फिर कोई वृद्धि नहीं करती, स्थायी था, परमानेंट था। जमींदार किसानों पर उनकी इच्छा अनुसार लगान लगा सकते थे। किसानों का जमींदारों से सीधा संपर्क हो गया और जमींदारों के विरुद्ध ये किसी भी प्रकार की शिकायत सरकार से नहीं कर सकते थे। इनका लक्ष्य राज्य के हित में भूमि का स्वामित्व ऐसे मितव्ययी और कम खर्च वाले वर्ग को मिले जो भूमि का सुधार कर सकें, किसानों की रक्षा कर सकें और इस प्रकार देश को समृद्धशाली बना सकें। अतः उसने इस व्यवस्था को लागू करने के कुछ लक्ष्य, कुछ मेन फीचर्स। कंपनी को भू राजस्व से आय निश्चित होने लगी और लगान वसूली के झंझट से मुक्ति मिल गई। जमींदार जाने, किसान जाने, उनको तो अपनी लगान वसूली का निश्चित रकम जमींदार से प्राप्त होने लगी और किसान इनसे पिसता गया। जमींदार का उद्देश्य, जमींदारों का किसानों के प्रति व्यवहार या दुर्व्यवहार उसी प्रकार बना रहा जिस प्रकार पूर्व में था। लॉर्ड कॉर्नवालिस इस नवीन व्यवस्था को भूमि की उर्वरता बढ़ाना चाहते थे, किसानों को जमींदारों के शोषण से बचाना चाहते थे, परंतु सब व्यर्थ था। उनका उद्देश्य केवल अपना लगान वसूल करना था। इस व्यवस्था के माध्यम से लॉर्ड कॉर्नवालिस जमींदारों का एक ऐसा वर्ग बनाना चाहता था जो कंपनी सरकार का हमेशा स्वामी भक्त बना रहे। उसने रमेश दत्त ने लिखा है, कॉर्नवालिस की बुद्धिमत्तापूर्ण इसने इसे कल्याणकारी बताया, लेकिन हकीकत में यह बंगाल को समृद्धशाली बनाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों और उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना था। उद्देश्य स्पष्ट है, कंपनी की आय में वृद्धि करना, कंपनी के प्रशासन में सुधार करना, जमींदारों वर्ग को स्वामी भक्त बनाना और जमींदारों को अब नई रियायतें उपलब्ध हो गई, कंपनी में लोकप्रियता बढ़ने लगी। अब इसके दोष क्या रहे? इसके मेन फीचर तो है, लेकिन इसके दोष हैं आर्थिक दृष्टिकोण से यह हानिकारक रही। किसानों का शोषण उसी प्रकार होता रहा जैसे पूर्व में होता था। जमींदारों का नैतिक पतन होने लगा, सामाजिक विकास में बाधा आने लगी और कंपनी सरकार को भी आर्थिक दृष्टि से थोड़ा बहुत हानि जरूर हुई, पर लेकिन उन्हें अधिकाधिक लगान प्राप्त होने लगा। अन्य प्रांतों के लिए भार स्वरूप होने लगा और सबसे बड़ी चीज़ राष्ट्र की नीति के विरुद्ध यह था। हम कह सकते हैं कि स्थायी बंदोबस्त के गुण अवगुणों का विश्लेषण करने के उपरांत कॉर्नवालिस ने यह सुचारू रूप से संपूर्ण किया जो क्लाइव व वॉरेन हेस्टिंग्स ने प्रारंभ किया था। हालांकि यह निस्संदेह हम कह सकते हैं कि भूमि व्यवस्था को नया स्वरूप अवश्य प्रदान किया, परंतु इन्होंने
ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकों ने कम जमींदार और किसान के मध्य होने वाले संबंधों या किसान की दयनीय दशा या शोषणात्मक नीति को वो नहीं सुधार सके और जमींदार उसी प्रकार किसानों के प्रति व्यवहार करता रहा या दुर्व्यवहार करता रहा जैसे वह करता था। उनको पैसा बनाने का अच्छा अवसर मिला। इस प्रकार जमींदारों को किसानों का शोषण करने का अच्छा साधन भी मिल गया। सैटर्नकार कहते हैं, इस व्यवस्था ने जमींदारों को तो धनी बनाकर उनका भला कर दिया, रैयत के लाभ को टाल दिया। रैयत मतलब प्रजा, प्रजा मतलब ग्रामीण किसान, और शासक वर्ग के हितों की बलि दे दी गई। उन्हें किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया जाता था और धीरे धीरे उसी प्रकार कंपनी का प्रभाव या कंपनी के आर्थिक हित बढ़ने लगे थे। चूँकि भू राजस्व स्वामित्व के अधिकार से अवश्य मुक्त हो गया, अतः जमींदारों से किसी अन्य कर का दावा नहीं किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों पर भी सारे न्यायिक अधिकार और सैन्य अधिकार छीन लिए। केवल जमींदार भी लगान वसूली और वसूल कर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के आर्थिक हितों की ओर का ही ध्यान रखने लगे। धन्यवाद।